हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड में हम लोग यूनिट 3 में पढ़ रहे थे। यूनिट 3 में हमने देखा कि स्मार्ट सबस्टेशन क्या है, फीडर ऑटोमेशन क्या है, आईईडी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जाना। अभी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक, एक डिफरेंट सेक्शन है हमारा, आता है स्मार्ट स्टोरेज। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आप चीज़ों को कनेक्ट करके चलिए। यूनिट वन के वीडियो में मैंने बताया था कि कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड के, यूनिट 1 के लेक्चर 3 वीडियो में कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया था। तो वहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो हमारी चीज़ें कन्वेंशनल ग्रिड में हैं वही हमारी स्मार्ट ग्रिड में भी लग रही हैं, बट उसमें क्या बस एक बेसिक डिफरेंस आ रहा है कि वो स्मार्ट इन द सेंस कि उसमें कुछ टेक्नोलॉजी हम ऐड कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस, अपनी पावर की सप्लाई, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट स्टोरेज। स्मार्ट स्टोरेज क्या है? स्टोरेज हम सब जानते हैं, स्टोरेज क्यों करते हैं। अब हमारा क्या है कि हमारी जो सप्लाई है वो थर्मल, अभी मेजॉरिटी थर्मल पावर प्लांट से है, बट अब वो धीरे धीरे एक नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे कोल हो गए, वो एक तो रेप्लेनिश हो जाएंगे एक टाइम के बाद, और दूसरे कि वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो वो कम से कम हो। तो वो कौन कौन सी हैं हमारी? जैसे फॉर एग्जांपल सोलर हो गई, हाइड्रो हो गई या विंड हो गई। तो इन सब रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि ये सब कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कोल है कि कोल की सप्लाई जब तक है, हम कोयले को उसको बॉयलर में डाल करके उससे जो स्टीम हो रहा है, स्टीम से हम टरबाइन चला रहे हैं, और टरबाइन हम कंडेंसर में दे करके, जनरेटर में दे करके उससे हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं जब चाहे तब। लेकिन सन की एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाइड्रो की एनर्जी हम जो कंट्रोल करते हैं उसको डैम्स में स्टोर करके करते हैं। अगर किसी टाइम पे ड्राउट या सूखा पड़ा तो वो डैम्स में अगर पानी स्टोरेज करके ना रखे तो फिर हाइड्रो पावर प्लांट का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमको डैम में पानी स्टोर चाहिए। सोलर की भी जो सप्लाई है वो सिर्फ दिन में ही हमको मिल सकती है, रात में नहीं मिलती है। हमको अगर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमको वो भी सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। जो एनर्जी है उसको किसी फॉर्म में स्टोर करें, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी। अभी उसके भी टाइप्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, बट अभी बस ये है कि हमको स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसमें ये स्मार्ट है कि वही कि जो अलग अलग मीन्स एंड मेथड्स आ जाएंगे कि अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज टेक्निक्स। सो यहाँ पर ये लिखा है, पावर ग्रिड्स रिलाइज स्टेबल पावर सप्लाई बाय ऑप्टिमली बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, बट एज द यूज ऑफ सोलर पावर एंड अदर रेन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज दीज हैव अनस्टेबल आउटपुट। इनके आउटपुट हमारे अनस्टेबल होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। इट मे बिकम अ रीज़न फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू द एंटायर ग्रिड। दिस presents a variety of challenges. To overcome such problems and challenges, we need technology that stores electrical power. By storing electrical energy in energy storage systems, electrical load can be equalized, promoting the efficient use of energy. Energy storage system can also serve as backup power sources in emergencies. ये कह रहा है कि अगर हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं तो हमारी इमरजेंसी के केस में भी वो एक बैकअप पावर की तरह काम कर सकती है। Similarly, providing 24/7 electricity in areas with intermittent electricity or no electricity at all can be very challenging and expensive. The rising power of diesel fuel and other conventional energy sources has resulted in expenditure increases for service providers. To overcome this high operating expenses, we need
developed alternative renewable sources with smart electrical energy storage system. अब हमारे पास ये जो हम ऐसी जो रिमोट एरियाज़ में या ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वहाँ पर भी अगर हमको सप्लाई पहुँचानी है तो हम कुछ डिफरेंट मीन्स एंड मेथड निकाल रहे हैं। जैसे हमारे जो सोलर हुए, क्योंकि धूप तो पहुंच रही है, धूप, पानी, हवा, ये सब तो कहीं ना कहीं जा रही होगी किसी फॉर्म में, तो वहाँ की जो ज्योग्राफिकल उसका बेनिफिट है उसको हम यूज़ करके वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन क्या है, अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल के लिए हमें स्टोरेज चाहिए। तो ऐसी जगह के भी स्टोरेज के लिए हम क्या है, हमको स्मार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, जो ऐसी चीज़ों को एफिशिएंटली हमको स्टोर करे और फिर ज़रूरत के समय वो डिलीवर कर दें। ओके, सो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स प्रोवाइड अ वाइड एरे ऑफ टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस to manage power supply in order to make more resilient energy infrastructure. It results better cost saving and utilities as well as consumer. ये दोनों को ही बेनिफिट करता है हमें, जो यूटिलिटीज़ हैं उनको भी और कंज्यूमर एंड पर भी। सो ये कुछ कन्वेंशनल जो हम यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जैसे बैटरी हो गए, थर्मल हो गया, मैकेनिकल स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज या पम्प्ड हाइड्रो पावर, ये सब कन्वेंशनल मेथड से जो हम स्टोरेज कर सकते हैं। अभी क्या है, हमको स्मार्ट स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। स्मार्ट स्टोरेज क्या है? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज? तो हमारे जितना है पढ़ने लायक यहाँ पर दिया हुआ है, तो SMES है, कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज है और पम्प्ड हाइड्रो। ये बाकी और भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़िए, जितना लिखना है, जितना ज़रूरत है उतना देखते हैं। तो इसमें क्या है कि द टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज यूज्ड इन पावर सिस्टम, कौन कौन से टाइप यूज़ करना है, तो ये 3 इसमें दिए हैं, ये 3 ही पढ़ लीजिए, इनफ है। इसमें क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बैटरी जो हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, जैसे क्या हमारा केमिकल एनर्जी, क्या डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर लोड लेवलिंग, पीक शेविंग एंड फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। टुडे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। One is power battery, capable of delivering fast charging discharge. These batteries are mainly used for frequency regulation. Another type of battery has a slow charge discharge, and those batteries are used for load leveling and peak shaving. लोड लेवलिंग, पीक शेविंग मैं वैसे पहले बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि क्या है, जब बहुत ज़्यादा होता है कि किसी ग्रिड पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है और किसी पे कम, तो ऐसा रखते हैं कि ऐसा डिसबैलेंस ना हो, ग्रिड्स पे जो भी है वो समान तरह का लोड है, तो वही कहा जाता है कि लोड लेवलिंग। और दूसरा है पीक शेविंग। पीक शेविंग पीक लोड के बारे में बताया है कि जिस टाइम पे हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जनरेशन की कैपेसिटी हमारी उतनी है लेकिन डिमांड, सप्लाई उतनी है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो पीक शेविंग का मतलब है कि कुछ काटना। तो इस तरह से अगर जो पीक लोड डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको काटा जाता है, यानी कि वहाँ पर हमारी जो सप्लाई है, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए या फिर ऐसी किसी इमरजेंसी एरियाज़ में हमारी जो सप्लाई जाना बहुत ज़रूरी है, तो उनको 24 आवर सप्लाई देने के लिए हम वहाँ पर सप्लाई काटते हैं, जहाँ पर बिना सप्लाई के भी कुछ टाइम तक रह जा सकता है। तो इसी को कहते हैं पीक शेविंग, कि हमने जब बहुत ज़्यादा लोड की डिमांड आई तो हमने सप्लाई साइड को उसको मैनेज करने के लिए हमने वहाँ पर उसकी कमी की, सप्लाई की, डिमांड साइड पे हमने बिजली काट दी, जिससे हमारी जो पीक शेविंग, यहाँ पर जो पीक लोड है वो थोड़ी कम हो जाए। तो ये पीक शेविंग है। और फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे जो 50 हर्ट्ज़ पे काम करती है, इस पे क्या है, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, इसी पे हमको चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं या माइनर अप एंड डाउन होता है तो उसको भी रेगुलेट कर लें। So the smart grid employs rechargeable batteries on secondary batteries for storing the electrical energy.
द बैटरी कंप्राइज्ड ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड ईच सेल कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पेस्ट। ये बेसिक थ्योरी है, बैटरी जैसा जो आप पढ़ते हैं वही चीज़ है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी क्या क्या है, कुछ इसमें नया नहीं है बताने के लिए, ये आप पढ़ करके आराम से पहले की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यहाँ कुछ नया होगा मैं ज़रूर बताऊँगी। लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम, सोडियम सल्फर, सोडियम निकल, लिथियम आयन, इट्स ऑल नोन। नेक्स्ट हमारा जो है बैटरी का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, SMES, इसको देखते क्या है तो हम इसके थ्रू समझते हैं। बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी सी इजी लैंग्वेज है तो इससे देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा बड़ा टर्म आए उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। क्या है, सुपर कंडक्टिंग। सुपर कंडक्टिविटी आप लोग अपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। सुपर कंडक्टर होता क्या है, सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या है, और सुपर कंडक्टर मटेरियल ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। उसको हम एक थ्योरेटिकल या फिर कहो कि अगर हम किसी मटेरियल को, अगर किसी कंडक्टर को हम -269 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल डाउन कर लें, ऐसे टेम्परेचर पे ले आए, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब वो पूरी तरह से 100% कंडक्टिंग मोड पे आ जाता है। तो तब हम उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। लेकिन अब ये प्रैक्टिकली भी हो रहा है, तभी ये थ्योरी आई है। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो ऑफर कर रही है तो मतलब कि उसकी जब कंडक्टिविटी इतनी हाई हो गई तो उससे जो हमको स्टोरेज मिलेगी वो भी हमको बहुत हाई लेवल की मिलेगी, राइट। तो यही चीज़ है। इसमें क्या कर रहा है कि हम द प्रिंसिपल यूज्ड बाय SMES सिस्टम टू स्टोर एनर्जी आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड SMES system stores the electrical energy in magnetic field within a cooled superconducting coil। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल में। द magnetic field is generated by the flow of direct current in a superconducting coil which is cryogenically cooled beyond its superconducting temperature, that is -269 degrees Celsius. The resistance of the material to electric currents at this temperature collapses. The resistance of the material to electric currents at this temperature collapses, मतलब resistance zero हो जाता है, and accordingly the resulted small electrical resistance helps in achieving very high efficiencies or up to 97% in addition to enabling storage almost indefinitely। मतलब हमको 97% तक की एफिशिएंसी इस केस से मिल जाएगी और जो स्टोरेज है इनडेफिनेटली मतलब वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हमको स्टोरेज की फैसिलिटी मिल जाएगी इस सिस्टम से, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज इस स्टोरेज मेथड से। ओके, तो SMES का मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट है एक कॉइल जो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का है, इन एडिशन टू पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट एंड अ क्रायोजेनिकली कूल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेन एडवांटेज इज देयर वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। SMES का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। दे हैव ऑल्सो वेरी हाई पावर आउटपुट विच कैन बी ऑब्टेन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो स्टोरेज है, यहाँ पर स्टोरेज हमको स्टोरेज चाहिए तो यहाँ पर जो स्टोरेज है वो हमको तुरंत मिल जा रही है कि हाँ, अगर कोई सिस्टम इस तरह से सुपर कंडक्टिंग मटीरियल सुपर कंडक्शन में आ गया है और उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में उसको उस कॉइल के हेल्प से स्टोर कर रहे हैं तो हमको तुरंत वहाँ पर स्टोरेज मिल जा रही है। वेरी हाई पावर आउटपुट विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली for a short period of time. SMES system have no moving part. However, its overall efficiency and reliability also depends upon the refrigeration system. Theoretically, the energy can be stored indefinitely as long as the cooling system works well, but storage for a long time is limited by the energy demand of the refrigeration system.
Currently, large SMES systems with rated power greater than 10 megawatt are mainly used in particle detector for high energy physics experiments and nuclear fusion. कि इस तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक बहुत मतलब टिपिकल चीज़ है. टिपिकल चीज़ इन द सेंस इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयर फॉर इट्स ऑपरेशन. सो इस तरह की चीज़ें, ऐसे ऑपरेशंस के लिए अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो हम इस स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत हाई होती है. आप लोग पढ़े होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में, कि जो न्यूक्लियर पावर एक छोटे से यूरेनियम या एक छोटे से हमारे जो न्यूक्लियर एलिमेंट है उससे कितनी हाई पावर जनरेशन होती है. तो इस तरह की इतनी हाई जनरेशन के लिए हम ये SMES का यूज़ कर रहे हैं. पावर ग्रेटर देन 10 मेगावाट आर मेनली यूज्ड इन पार्टिकल डिटेक्टर. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, PHS. दिस इज सिमिलर टू योर हाइड्रो से आप समझ ही गए होंगे, हाइड्रो पावर प्लांट, सिमिलर टू योर स्टोरेज इन द डैम्स. डैम्स में हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं. पानी को स्टोर करते हैं तो जब पानी को एक हाइट से, और करते क्या है कि जब हमको सप्लाई चाहिए होती है, एक पानी को एक हाइट से गिराते हैं. तो पानी जब ऊपर हाइट तक है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है. और जब वो नीचे फॉल करता है पानी, तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है. और यही चेंज इन एनर्जी से हम वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. क्या, नीचे उसके टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस वो रोटेट करता है, जो कि वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है, और वो हमारा जनरेटर मेन ग्रिड पे जो सप्लाई दे रहा होता है. ये बेसिक सिस्टम है. तो यहाँ पर क्या है, हम अभी सिर्फ स्टोरेज का पढ़ेंगे. तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेंशनल PHS कंसिस्ट ऑफ 2 वाटर रिजर्वर्स विच आर बिल्ट एट डिफरेंट एलिवेशंस. 2 वाटर रिजर्वर्स, 2 एलिवेशन पे, वही एक ऊंचे पे एक नीचे पे, ताकि जब हम ऊंचे से नीचे पे, एक ऊंचाई पे और एक उससे थोड़ा नीचे, ताकि जब हम ऊंचे से नीचे पे पानी गिराएं तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो, चेंज हो, और उस चेंज इन एनर्जी से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेंगे. are built at different elevations. During off-peak time, the water is pumped from the lower to the upper reservoir. मतलब जब ज़्यादा डिमांड नहीं है तो हम ये यहाँ से लोअर लेवल से पानी ऊपर लेवल पे भेज देंगे. अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड एज चार्जिंग. इसी को जब हम लोअर लेवल से, यहाँ पर ये अपर लेवल है, यहाँ लोअर लेवल, अभी डिमांड नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इसको पंप कर दे रहे हैं, वाटर को नीचे से ऊपर पंप कर रहे हैं. इसको हम क्या कह रहे हैं, चार्जिंग. इसको कह रहे हैं चार्जिंग. एंड द प्रोसेस इज रिवर्स्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अलाउइंग द वाटर टू फ्लो बैक फ्रॉम अपर टू लोअर रिजर्वर. द फ्लो ऑफ वाटर इज डिस्क्राइब नाउ एज डिस्चार्जिंग. और फिर जब हम ऊपर से नीचे पानी रिलीज कर रहे हैं तो इसको क्या कह रहे हैं, डिस्चार्जिंग. समझ रहे इस चीज़ को, जब हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं उसको कह रहे हैं चार्जिंग, और ऊपर से नीचे जब पानी रिलीज कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं डिस्चार्जिंग. ये हमारा बेसिक जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की में यूज़ होता है वैसे ही है. So PHS power plants represent approximately 99% of worldwide installed electrical storage capacity, which is almost 3% of the global generation capacity. कि जितने भी हमारे जो PHS इस तरह के डैम स्टोरेज या डैम्स के ये या फिर ऐसे रिजर्वायर में हम स्टोर कर रहे हैं. डैम तो फिर भी आर्टिफिशियली बनाते हैं, लेकिन अगर हमको कुछ नेचुरल वे में भी कुछ रिजर्वायर एरियाज़ मिल जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये अपर रिजर्वायर एरिया है, ये हमारा लोअर रिजर्वायर है, यहाँ से हम पंप करके इसको ऊपर पहुँचा रहे हैं. इस पंपिंग को हम क्या कह रहे हैं, चार्जिंग मोड. और फिर जब हैवी पीक, जब ये लो पीक डिमांड है, मतलब लोड नो डिमांड है, और ये जब हमारी लोड हैवी हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी को ऊपर से नीचे फ्री फॉल कर रहे हैं. यहाँ पर पंप की ज़रूरत नहीं है, इसी को फ्री फॉल करा रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्चार्जिंग. तो यही चार्जिंग डिस्चार्जिंग, पानी को ऊपर भेजें और उसी पानी को फिर नीचे ले आए. यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज हुआ उससे हम अपना यहाँ पर ये जब नीचे ला रहे हैं, यहाँ पर टरबाइन लगा होता है, पंप या टरबाइन. टरबाइन हमारा ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है,
और ये ऑल्टरनेटर हमारा मेन ग्रिड से कनेक्टेड होता है, जिससे हमको हमारी सप्लाई मिलती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। नेक्स्ट हमारा जो स्टोरेज है वो है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, CAES। इसको भी नाम से पढ़िए, कंप्रेस्ड एयर। एयर जानते हैं, उसको अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल एयर में क्या मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। उसको कंप्रेस कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। वो सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन बस वो उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड एयर है। तो उसकी एनर्जी अगर हम स्टोर कर लें और उससे फिर एनर्जी जनरेशन करें, तो वही है हमारा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। The CAES technology has been used for different industrial applications since the 19th century, 19वीं सदी से। Due to its availability, air is used as storage structure or an above ground system of vessel or pipes using electricity. When it is required, later on, the compressed air is mixed with natural gas, burned and expanded in a modified gas turbine to generate electricity. मतलब कि अब एयर तो हमारे ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी, एयर तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक, यूज्ड एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर और एन अबव ग्राउंड सिस्टम ऑफ वेसल और पाइप्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको एक स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह हम यूज़ करते हैं। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एयर में क्या है, एयर में कुछ भी रखो वो तो हमारा एक बहुत लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर हुआ, पूरे एनवायरनमेंट ही हमारा स्टोरेज हुआ, क्योंकि एयर से ही हम यूज़ कर रहे हैं। एयर हमारा एक रॉ मटेरियल हुआ और एयर हर जगह है, तो वो हमारा एक बहुत लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर हुआ। उसको फिर जब हमारी रिक्वायरमेंट हुई तो हम क्या किए, उसको कंप्रेस किए। कंप्रेस करने के बाद उसको नेचुरल गैसेस के साथ मिक्स कर दिए। द कंप्रेस्ड एयर इज मिक्स्ड विथ नेचुरल गैसेस, बर्न्ड, फिर जलाए, एंड एक्सपैंडेड इन अ मॉडिफाइड गैस टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर लिए, उसको कंप्रेस किए, फिर उसको नेचुरल गैसेस के साथ मिक्स किए, उसको बर्न किए, और फिर वही बर्न एयर फिर वो उसको एक्सपैंडेड इन द मॉडिफाइड गैस टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर टर्बाइन में वो जब एक्सपैंड हुई तो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये बेसिक है इसका। सो द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ CAES सिस्टम कैन बी शोन बिलो। ये क्या दिखा रहा है कि पावर फ्रॉम कन्वेंशनल ऑफ पीक डिमांड पे हमको क्या है कि यहाँ से मोटर से ये जो एयर आ रही है, मोटर से इसको ये कंप्रेस किया। यहाँ पर हमारी कंप्रेस्ड एयर टैंक है जो ये इधर जा रही है टरबाइन में। टरबाइन में क्या हो रही है, ये एक्सपैंड हो रही है, फिर ये जनरेटर में गई और जनरेटर से ये पावर ग्रिड पे। तो ये हमारा क्या है, एक स्टोरेज टैंक हुआ, कंप्रेस्ड एयर टैंक हुआ। तो हमारी क्या एक जनरेशन हो रही है, बट विद द हेल्प ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब उस रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम टैप कैसे कर पा रहे हैं, ये उसके सारे मेथड्स हैं। ओके, सो द मेन एडवांटेज ऑफ CAES इज इट्स लार्ज कैपेसिटी, बट इट हैज़ अ ओवरऑल लो एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिक लोकेशन। एफिशिएंसी हमको इससे कम मिलती है, इसीलिए ये सब अभी इनको हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल भी, जैसे आप रेन्यूएबल कहिए, ये चीज़ डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में भी। रेन्यूएबल सोर्सेज कहिए, नॉन कन्वेंशनल। रेन्यूएबल इसलिए क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और नॉन कन्वेंशनल क्योंकि ये कन्वेंशनल का मतलब जो प्रचलन में हूँ, नॉन कन्वेंशनल की ये अभी प्रचलन में नहीं है ज़्यादा। इनका भी ज़्यादा यूज़ केस है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इकोनॉमिक एरिया, जोग्राफिकल लोकेशन, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के लिए। तो ये अभी प्रचलन में नहीं है, इसीलिए हम इन्हें नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। तो CAES के केस में हमारी एफिशिएंसी लो मिलती है।